हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम चर्चा करेंगे राज्य के तत्व। इसके पूर्व हमने राज्य का आशय हमने देख लिया था, राज्य का अर्थ देखा, उसकी परिभाषाएं देखी और राज्य के परिभाषाओं का विश्लेषण भी हमने देख लिया था। और हमने बात की थी कि राज्य का निर्माण करने में 4 तत्वों की अहम भूमिका होती है, जिसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 तत्व हैं जिनसे राज्य का निर्माण होता है। तो उन्हीं तत्वों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो ये चारों तत्व, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता के संदर्भ में हम पूरा इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो राज्य के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण और पहला तत्व है वो है जनसंख्या। किसी भी राज्य की कल्पना जनसंख्या के बगैर नहीं की जा सकती, अर्थात राज्य के लिए जनसंख्या का होना नितांत आवश्यक है। लेखक ने कहा है कि बिना जीवित मनुष्यों के पृथ्वी के किसी खाली भाग में राज्य नहीं बन सकता है। अतः इन्होंने इस बात को कहा है कि पृथ्वी के किसी खाली भाग को जहाँ पर मनुष्य का निवास ना हो, मनुष्य जहाँ निवास न करता हो या मनुष्यों का समूह जहाँ निवास न करता हो, ऐसे खाली भाग को हम राज्य नहीं कह सकते हैं। राज्य होने के लिए जनसंख्या का होना नितांत आवश्यक है। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि आखिर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के लिए एक जनसंख्या बताई है 5040। प्लेटो ने कहा है कि एक आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। वहीं अरस्तु ने कोई संख्यात्मक आंकड़े नहीं बताए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि एक आदर्श राज्य के लिए ना तो जनसंख्या बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। वहीं हम यदि रूसों को देखते हैं तो रूसों ने एक राज्य के लिए 10,000 जनसंख्या होना आवश्यक बताया। उन्होंने बताया है कि एक राज्य के लिए 10,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसे भूक्षेत्र को हम जहाँ पर 10,000 तक की जनसंख्या निवास करती है उसको राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन आज के वर्तमान युग में, वर्तमान समय में ये जो संख्या बताई गई है प्लेटो के द्वारा और रूसों के द्वारा, ये जनसंख्या आज के समय में सही प्रतीत नहीं होती है। आज विश्व के ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी जनसंख्या कुछ ही लाखों में, कुछ ही हज़ारों में है, और एक तरफ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी जनसंख्या करोड़ों में है। जैसे भारत को देख लें या चीन को देख लें, इनकी जनसंख्या 100 करोड़ों से ज़्यादा ही है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य के लिए जनसंख्या कितनी हो ये आवश्यक नहीं है। जनसंख्या कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक है कि जनसंख्या का होना आवश्यक है, अर्थात उस भूभाग में, उस भूक्षेत्र में जनसंख्या का निवास होना आवश्यक है, जिसको कि राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। जनसंख्या कितनी हो, इस संदर्भ में गार्नर ने भी कहा है कि गार्नर ने ये कहा कि राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए जनसंख्या पर्याप्त होनी चाहिए, किंतु उसे राज्य की प्रादेशिक सीमा और प्राकृतिक क्षमता का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का होना नितांत आवश्यक बताया गया है राज्य के लिए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण तत्व है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग अर्थात बिना भूभाग के राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जनसंख्या यदि है तो वो किसी न किसी भूभाग पर निवास करेगी, तभी हम उसे राज्य की संज्ञा दे सकेंगे। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि बिना निश्चित भूखंड के कोई भी राज्य संभव नहीं हो सकता है, अर्थात भूखंड अगर नहीं होगा तो वहाँ पर जनसंख्या भी निवास नहीं करेगी और ऐसे भूखंड को हम राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। उन्होंने आवश्यक परिस्थितियां बताई है कि राज्य की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए, प्रदेश और उसकी जनसंख्या में निश्चित अनुपात होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम, एकता, बंधुत्व आदि के लिए राज्य आवश्यक है। तो उन्होंने एक ये सीमाएं भी बताई है। अब निश्चित भूभाग में हम देखते हैं कि जैसे सैन मेरिनो है, सैन मेरिनो का जो भूभाग है उसका जो क्षेत्रफल है वो केवल 38 वर्ग मील है। 38 वर्ग मील है सैन मेरिनो का क्षेत्रफल, सैन मेरिनो।
वहीं हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, हम अगर संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल है 35,70,982 वर्ग किलोमीटर। ये अमेरिका का क्षेत्रफल है। वहीं हम यदि इंडिया का यदि हम क्षेत्रफल देखते हैं तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये सैन मेरिनो ये एक राज्य है जिसमें कुछ ही हजार लोग निवास करते हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल है 38 वर्ग मील, कितना कम है। वहीं आप देखेंगे यूएसए को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें सैन मेरिनो भी एक राज्य है और यूएसए भी राज्य है और इंडिया भी राज्य है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार राज्य के लिए जनसंख्या कितनी हो ये आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार से एक राज्य के लिए भूभाग कितना हो ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन भूभाग का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में निश्चित भूभाग के संदर्भ में प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और रूसो ने छोटे राज्यों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य छोटे होने चाहिए, और रूसो ने ये कहा है कि छोटे राज्यों के लिए जनतंत्र होना चाहिए, मध्यम आकार के जो राज्य हैं उनके लिए श्रेणी तंत्र होनी चाहिए, और बड़े आकार के जो राज्य हैं उनके लिए राजतंत्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए रूसो ने ये कहा है कि जो बड़े आकार के राज्य हैं वहाँ पर राजतंत्र होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन आज आप देखेंगे कि भारत जैसे बड़े क्षेत्र में भी, बड़े आकार के राज्य में भी राजतंत्र न होकर के लोकतंत्र है। तो ये भी बात यहाँ पर थोड़ी गलत साबित होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि राज्य के निर्माण के लिए जिस प्रकार जनसंख्या का होना नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार से निश्चित भूभाग का होना भी नितांत आवश्यक है। देखते हैं अब इसका तीसरा आवश्यक तत्व जो है सरकार या शासन। सरकार या शासन जो है ये भी राज्य के लिए आवश्यक है। एक राज्य की होने के लिए एक संगठित सरकार का होना आवश्यक होता है। इसी सरकार के माध्यम से राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से ही होती है, इसीलिए सरकार को राज्य का मूर्त रूप भी कहा जाता है। गिलक्राइस्ट ने सरकार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार वह मशीनरी है जिसके माध्यम से राज्य की अभिव्यक्ति होती है। किसी निश्चित भूभाग पर स्थित जन समुदाय उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकता जिस समय तक उसके राजनीतिक संगठन का निर्माण संपन्न न हो गया हो। इसी संदर्भ में गार्नर ने ये कहा है कि सरकार राज्य का वह साधन या यंत्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य तथा सामान्य नीतियों, सामान्य हितों की पूर्ति होती है। अतः ये कह सकते हैं कि सरकार का होना नितांत आवश्यक है। बिना सरकार के राज्य का निर्माण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार के माध्यम से ही राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए सरकार का होना आवश्यक है, एक संगठित सरकार का होना आवश्यक है। सरकार में भी आप देखेंगे, सरकार या शासन, इसके भी 3 भाग दिखाई देते हैं। सरकार और शासन के 3 भाग दिखाई देते, 3 अंग दिखाई देते हैं। एक है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। शासन के ये 3 अंग कहलाते हैं। व्यवस्थापिका का काम है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना, अर्थात उसके आधार पर न्याय करना। ये न्यायपालिका का कार्य है। इस प्रकार से ये कार्य समस्त राज्यों में व्यवस्थित रूप से चलते हैं, इसीलिए शासन या सरकार का होना नितांत आवश्यक होता है। चौथा इसका महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता ये चौथा इसका अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता अर्थात संप्रभुता ही वह एक ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से विभक्त करता है, उससे अलग रखता है। राज्य को राज्य होने की विशेषता जो है वो
संप्रभुता से ही मिलती है। अतः संप्रभुता राज्य का प्राण माना जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य के प्राण जब तक होते हैं तब तक उसकी शरीर की महत्ता होती है, उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो मनुष्य मृत माना जाता है। उसी प्रकार यदि संप्रभुता को राज्य से अलग कर दिया जाए तो वह राज्य मृत हो जाता है, अर्थात वो राज्य नहीं रहता है, वो एक भूखंड या भूक्षेत्र या राज क्षेत्र के रूप में रहता है। जैसे कि भारत जब आज़ाद होने को था 1947 के पूर्व भारत के पास संप्रभुता नामक तत्व नहीं था, तो वह राज्य होने के बाद भी राज्य नहीं कहलाता था, क्योंकि उसके पास संप्रभुता नामक तत्व नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के शासन के अनुरूप चला करता था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसकी सरकार हो गई भारत की, तो वह 1947 के बाद भारत एक राज्य के रूप में कहलाने लगा। अब संप्रभुता दो रूपों में पाई जाती है, एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरी है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से क्या आशय है और बाह्य संप्रभुता से क्या आशय है? संप्रभुता को स्पष्ट करते विलोबी ने भी कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। तो संप्रभुता जो है एक सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च इच्छा है, उसके ऊपर और कोई दूसरी इच्छा नहीं है, उसके ऊपर और कोई दूसरा बंधन नहीं है। तो इसको हम दो रूपों में समझते हैं, एक है आंतरिक संप्रभुता, दूसरा है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से क्या आशय है कि राज्य जो होगा अपने राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था राज्य से ऊपर नहीं होगी। आंतरिक संप्रभुता से आशय यह है कि राज्य के पास आंतरिक संप्रभुता होती है, अर्थात राज्य के अंदर कोई भी दूसरी संस्था या दूसरा व्यक्ति जो है वह संप्रभु नहीं हो सकता है, वह राज्य से ऊपर नहीं हो सकता है। और बाह्य संप्रभुता से आशय यह है कि जो राज्य है उस पर विदेशी नियंत्रण नहीं होगा, अर्थात वह दूसरे देशों की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, दूसरे देशों से बाह्य देशों से पूर्णतः स्वतंत्र होगा, उसको कहते हैं बाह्य संप्रभुता। तो इस प्रकार से संप्रभुता दो भागों में पाई जाती है, एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरी बाह्य संप्रभुता। इसको संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉरेंटी कहते हैं, सॉरेंटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सर्वोच्च शक्ति यानी सुप्रीम पावर यानी सर्वोच्च शक्ति, यानी इसके ऊपर और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इसी कारण से संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के प्राण होते हैं, वो प्राण निष्क्रिय हो जाने के बाद उसका शरीर बेकार हो जाता है, उसी प्रकार से संप्रभुता को यदि निकाल दिया जाए तो राज्य भी अपने आप में स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो ये है राज्य के चारों महत्वपूर्ण तत्व: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। इनमें से किसी एक राज्य की एक तत्व की भी यदि अनुपस्थिति पाई जाएगी तो वह जो क्षेत्र है वह राज्य नहीं कहला सकता है। अतः इन चारों तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है, जैसा कि प्रोफेसर गार्नर ने अपनी परिभाषा में कहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतना मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको पसंद आया है। यदि आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है, लेक्चर बनाया है, वो आपको पसंद नहीं आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।